सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी राजीव रंजन का। राजीव, क्योंकि हम लगातार एक तो महाराष्ट्र की सियासत पे चर्चा कर रहे हैं और दूसरी भ्रष्टाचार को जिस तरह से पीएम मोदी ने मुद्दा बनाया है उसको लेकर चर्चा कर रहे हैं। तो मेरा सवाल आपसे, क्या भ्रष्टाचार इस देश की राजनीति का एक सच बन चुका है? क्योंकि भ्रष्टाचार को हटाएंगे ये नारे हर चुनाव में होते हैं। हर पार्टी यही कहती है कि फलानी पार्टी भ्रष्टाचार कर रही है, चोरी कर रही है, बेईमानी कर रही है, लेकिन भ्रष्टाचार इस देश की क्या सच्चाई बन चुका है? 2014 में जब पीएम मोदी आए थे तब भी ये नारा दिया था, बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार, अब की बार मोदी सरकार। और इस बार पीएम मोदी ये नारा दे रहे हैं कि भाई गारंटी है पक्की, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये जो भ्रष्टाचार की पिच पे बीजेपी खेलने की कोशिश कर रही है, उसे किस तरह से देख रहे हैं? आपका विश्लेषण। देखिए रवि, मैं हमेशा से कहता हूं, मेरी समझ से देश में भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है और इस देश का आम आदमी, आम जनता जो है वो भ्रष्टाचार की बहुत अभ्यस्त भी है। और लेकिन जब चुनाव होता है, चुनावी युद्ध में ये तरकश के तीर की तरह आजमाए जाते हैं किसी भी तरफ से। प्रधानमंत्री भी जो बात कह रहे हैं वो अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग बातें कहते हैं, अलग अलग जगहों पर जाते हैं, वहाँ का जो माहौल होता है, वहाँ जो मुद्दे रहते हैं उसके हिसाब से बातें करते हैं। लेकिन अगर पैन इंडिया आप बात करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई दल ऐसा है जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप न लगे, जिस पर परिवारवाद के आरोप न लगे। भारत के सारे राजनीतिक दलों को आप देख लीजिए, परिवारवाद से अछूता कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, मैं हमेशा कहता हूँ कि वो ये सारी फैमिलीज जो है वो बायोलॉजिकल फैमिलीज है। भारतीय जनता पार्टी आइडियोलॉजिकल फैमिली, आरएसएस से निकली हुई पार्टी है। तो परिवारवाद तो हर जगह है। आप किसी को देखिए, अब अकाली दल के साथ बीजेपी समझौता करे तो वो क्या है? अगर चिराग पासवान की पार्टी में दो टूट करके एक धड़े को अपनी पार्टी में मिला लिया, चुनाव के वक्त दोनों पार्टी को मिला लिया, तो चिराग पासवान क्या है, जयंत चौधरी क्या है, या ओम प्रकाश राजभर आप केवल अपने बेटे को लोकसभा चुनाव के लिए लड़ाने के लिए परेशान है और भारतीय जनता पार्टी उनसे समझौता अगर करती है, चुनाव से पहले उनके बेटे को टिकट देती है, तो वो क्या है? आप किसी भी पार्टी को देख लीजिए, चाहे इधर हो चाहे उधर हो। अब सवाल आता है, सिर्फ भाजपा इस मामले में अलग है, नीतीश कुमार अलग है और एक अरविंद केजरीवाल अलग है। जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, देखिए इस देश का आम आदमी अगर बिजली की बिल जमा करने जाता है, क्यू लंबी है, तो वो खुद फिराक में रहता है कि कहाँ 20 रुपया दें, कहाँ 50 रुपया दें कि मेरा बिल जल्दी जमा हो और उसके बाद हम फुर्सत हो लें। इतनी बड़ी क्यू का कोई शॉर्टकट है क्या? हर आदमी इसका अभ्यस्त हो चुका है, उसे कहीं कोई दिक्कत नहीं है और लेने वाला भी अभ्यस्त है और देने वाला भी अभ्यस्त है। किसी भी सरकारें दावा करें, उनके मुखिया दावा करें, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि देश के 90% लोगों को, 90 से ज़्यादा फीसदी लोगों को मंत्रियों से, सरकारी अफसरों से उस तरह से साबका नहीं पड़ता है। जिन लोगों का पड़ता है, आप कभी तहसील में जाएं, आप कभी नगर निगम में जाएं, आप कभी हॉस्पिटल में जाएं, आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। कभी नगर पालिकाओं के कार्यालय, जिनका काम पड़ता है, उन्हें पता चलता है कि सरकार बदलने के बाद सरकार का चरित्र कितना बदला है। मेरे हिसाब से सरकार का चरित्र नहीं बदलता, चेहरे बदल जाते, चेहरा आपको जिसका पसंद हो। अब बात यह है कि मैं नासिक में हूं और आज जो देश की राजनीतिक जो सरगर्मी है, सबसे ज्यादा अगर किसी जिले में है तो वो नासिक है। आज शरद पवार 3 बजे येवला, जो कि छगन भुजबल का निर्वाचन क्षेत्र है, आज वहां से वो गर्जना करने वाले हैं। छगन भुजबल नासिक जिले में नहीं, पूरे महाराष्ट्र के बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ताकतवर नेता है। उन्होंने भी शरद पवार के दौरे को देखते हुए अपना दौरा यहाँ लगा लिया है और इस इलाके में छगन भुजबल की तूती बोलती है। रवि, मैं एक छोटी सी बात से अपनी बात खत्म करता हूँ। छगन भुजबल कोई सामान्य कार्यकर्ता नहीं है। 1990 में कांग्रेस में आए थे शिवसेना छोड़कर, उसके पहले वो मेयर और विधायक रहे थे। शिवसेना के शुरुआती विधायकों में से वो रहे थे, मुंबई के मेयर रहे थे और शिवसेना के संस्थापक सदस्यों में थे। जब कांग्रेस में आए थे तो शरद पवार के मुख्यमंत्रित्व में वो उनके साथ मंत्री रहे थे। शरद पवार से उनका ऐसा रिश्ता था कि 1999 में जब शरद पवार ने एनसीपी बनाई कांग्रेस छोड़कर, 1 मिनट भी नहीं लगा छगन भुजबल ने कांग्रेस छोड़ दी। बहुत लोग कहते हैं कि अगर कांग्रेस
छगन भुजबल ने नहीं छोड़ी होती तो वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होते, लेकिन शरद पवार के रिश्तों की दुहाई देकर छगन भुजबल ने एनसीपी ज्वाइन की और शरद पवार ने भी उन्हें तुरंत से उसका उपहार दिया, जिसको कहते हैं रिटर्न गिफ्ट दिया, उन्हें तुरंत डिप्टी सीएम बनाया। 4 साल तक वो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रहे और इसके बाद छगन भुजबल पार्टी के संस्थापक सदस्यों के साथ साथ शरद पवार के सबसे करीबी नेताओं में थे। लेकिन पिछले 4 दिनों में 5 दिनों में जो नेताओं के बीच खाई चौड़ी हुई है, तो मैं छोटी बात ये कह रहा था कि मैं सुबह सुबह भी यही एक चाय की टपरी पे गया था, इधर दुकान को टपरी बोलते हैं, तो चाय की टपरी पर मैं गया था, वहाँ लोगों से बात कर रहा था। वहाँ 4-5 लोग जो बात कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि हमें यकीन ही नहीं है कि छगन भुजबल और शरद पवार कभी अलग हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि शरद पवार ने ही छगन भुजबल के लिए किया है, छगन भुजबल ने भी शरद पवार के लिए बहुत किया है। महाराष्ट्र की जनता को अभी भी ये लग रहा है कि ये शरद पवार, अजीत पवार, छगन भुजबल की कोई सेटिंग है, इनका कोई गेम प्लान है, और जबकि दोनों के दौरे आज ही अलग अलग लगे हुए हैं। तो सारी निगाहें ये लगी हुई है कि जो अलगाव हो चुका है आज शरद, और लोग ये भी कह रहे थे कि अगर सच में ऐसा है तो गलती छगन भुजबल की है। तो ये नासिक में आज ये पता चल जाएगा, शरद पवार ने जानबूझकर अपने सबसे कद्दावर नेता के यहाँ सबसे पहली रैली वहीं पर की है और कहा जा रहा है कि इसके बाद वो अजीत पवार के गढ़ में जाएंगे। ठीक है राजीव।